इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे चैप्टर 14 के बारे में। और ये चैप्टर हम लोगों को बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट्स और उसके इफ़ेक्ट्स, जैसे कि उसके हीटिंग इफ़ेक्ट्स, उसके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में ये चैप्टर हमें बताने का प्रयास करेगा और हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी कि जब ये वीडियो अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा, तो हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कैसे हम लोग पहचान सकें। और आखिरी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है। बूझो और पहेली जो दो हमारे बच्चे हैं इस बुक के, तो बूझो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सेटअप करता है कुछ इस प्रकार से। यानी कि एक साइड में बैटरी लगा दिया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, यहाँ पे नेगेटिव वाला करंट है। यहाँ से एक तार को जोड़ दिया गया है एक नीडल के थ्रू, और नीडल से एक तार जोड़ के यहाँ पर बल्ब लगा दिया गया है। बल्ब से एक फिर तार जुड़ा है जो कि यहाँ पर की यानी जो चाबी होता है वो मेटल का होता है, उससे कनेक्टेड है। और यहाँ से एक तार गया है जो कि जो नेल होता है, यानी कि आपका जो कांटी होता है, उससे कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर भी मौजूद है, और इस प्रकार से उसका बन जाता है एक सर्किट। तो अब बूझो को लग रहा है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कैसे कोई रिप्रेजेंट कर सकता है। टेबल 14.1 में, यानी कि इस टेबल में दिया गया है कि किस प्रकार से हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक करंट्स को, खास करके बेसिक इलेक्ट्रिक करंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे, जब आप 12th में जाओगे, 9, 10, 11, 12th में जाओगे, तो आपको ये सब सिंबल्स ही यूज़ करना होगा। ये ऐसे आप फिगर आप ऐसे नहीं बनाओगे, ठीक है। बस आप सिंबल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। और इनफैक्ट इसी बुक में हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो सिंबल्स का इस्तेमाल करा जाएगा। जैसे कि जब इलेक्ट्रिक सेल, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में बैटरी बोलते हैं, जो कि गलत है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल ये है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका सिंबल ये है। जब स्विच ऑन है, यहाँ पर देखो, जब स्विच ऑन है तो क्या हो रहा है, दोनों वायर यहाँ से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से, यानी कि ये वाला जो है पोर्शन, ये पोर्शन पे ध्यान दो, तो वो जो पोर्शन है वो कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कनेक्टेड है। और जब स्विच ऑफ का पोजीशन में होगा तो ये वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन उठ गया, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये पोर्शन उठ गया। तो इस प्रकार से ऑफ का सिचुएशन आ गया, यानी कि सिंबल आ गया। फिर जब हम लोग बैटरी बनाते हैं, जब दो सेल को अटैच करके एक बैटरी बनाते हैं, तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। वायर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये सब है कुछ कुछ सिंबल्स जो कि बेसिक है। और इस प्रकार से अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, जब आपको डायग्राम बनाना होगा, तो आप ये सब सिंबल्स का ही उपयोग करिएगा, ये सब सिंबल को ही यूज़ करिएगा। अब ये इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है, इसमें देखो आप गौर से, तो एक मोटा वाला यहाँ पर एक लाइन है और एक पतला लाइन है, ठीक है। तो जो मोटा लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा, इनफैक्ट जो लंबा वाला लाइन है, या जो लंबा या पतला वाला लाइन है, वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, ये लंबा है और ये पतला है, तो ये हो गया पॉजिटिव। ये छोटा है एंड मोटा है, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। और एक इलेक्ट्रिक सेल में, जैसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। जब हम लोग बैटरी का सिंबल देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक सेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि दो सेल। और जब आप बीच में देखो तो एक लंबा लंबा ऐसा डॉट 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 है, यानी कि वो कनेक्टेड है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी सेल्स बीच में हो सकते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अब बैटरी क्या हो गया, बैटरी में आप देखो यहाँ पर दो सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसी प्रकार बैटरी जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम लोग बैटरी बोलते हैं।
जब आप अपना कभी टीवी देखोगे, टीवी में रिमोट देखोगे, रिमोट का पीछे खोलना, तो वहाँ पे जहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है वहाँ पर देखोगे कि कुछ इस प्रकार से आपका बैटरी लगा रहता है रिमोट में या फिर टॉर्च में, ठीक है। यानी कि या माइनस प्लस कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो बैटरी है, ये इसको जब आप बड़े हो जाओगे तो समझोगे कि इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। वहीं कुछ अलग टाइप का बैटरी भी लगता है। सिर्फ हर बार जितने भी डिवाइसेस हैं हर बार ऐसा बैटरी नहीं लगता है। कभी कभी आप देखोगे कि जो आपका इनफैक्ट जो आपका रिमोट होगा या फिर हो सकता है जो आपका वॉल क्लॉक है, जो दीवार घड़ी है, उसमें देखोगे कुछ इस प्रकार का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बैटरी लगा होता है। तो इस टाइप का जो बैटरी लगा होता है इसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो कि प्लस वाला एक मेटल, मतलब जो वायर था ना, तो वायर में यहाँ देखो कुछ छिला हुआ है ना, ये अंदर में जो है वो मेटल है, ठीक है। तो ये जो मेटल है वो प्लस को माइनस से जोड़ रहा है, ठीक है। प्लस को माइनस से जोड़ रहा है, ये प्लस दूसरा माइनस में जाएगा, ये माइनस किसी और प्लस में जाएगा, ये प्लस किसी और माइनस में जाएगा, ये माइनस यहाँ वाला प्लस में चला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बैटरी जो है, इनफैक्ट ये सेल्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन के एक बैटरी को बनाता है। ये देखो आपका जो रिमोट होगा शायद उसमें इस प्रकार का कुछ डब्बा टाइप का होगा। तो ये कौन सा है फॉर्मेशन, आप बताओ मुझे, ये सीरीज़ वाला है या फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि इस टाइप का कॉम्बिनेशन, ये इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं और इसको हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जो हमारा सेल होल्डर है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन में है, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो। वैसे आप अपना खुद का भी एक बैटरी बना सकते हो। जैसे कि ये डब्बा दिया हुआ है, ये डिब्बा आपको मार्केट में मिल जाएगा। ऐसा डिब्बा लाओ, ऐसा डब्बा लाओ, ऐसा कॉम्बिनेशन का लिए एक सेटअप लाओ और इसमें यहाँ पर एक बैटरी फिट कर दो, ठीक है। इनफैक्ट एक सेल फिट कर दो, यहाँ पे एक सेल फिट कर दो। अब दोनों का जो है वो मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दो, बस हो गया आपका बैटरी तैयार और आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है, यानी कि ये वाला जो है वो यहाँ से अटैच हो जाए और ये वाला जो है वो यहाँ से अटैच हो जाए, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ। अब आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया जा रहा है। इस एक्टिविटी के तहत ये बताया जा रहा है कि एक नीडल लेते आओ। चूँकि नीडल मेटल का होता है इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो अब एक नीडल लेते आओ, एक सेल लेते आओ जिसमें कि एक साइड में पॉजिटिव है, एक साइड में नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव वाले वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव वाला जो है वो बल्ब से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब बल्ब का जो नीचे में मेटल है जो कि यह कंडक्टर है, वो यहाँ का इसका पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि नीडल से। अब ये एक तरह का क्या बन गया, यहाँ पर सर्किट बन गया। अब ये भी एक कंडक्टर है तो इसलिए ये चला गया, ठीक है। अब ये एक कंडक्टर बन गया। तो इस कंडक्टर को अगर हम लोग डायग्राम के तहत दिखाना चाहें तो हमारे पास क्या था, पहले सेल था, सेल का सिंबल ये देखो। हमारे पास बल्ब था तो बल्ब का सिंबल ये हो गया। चूँकि बल्ब ग्लो कर रहा है इसलिए हम लोग ऐसे 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 कर दिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, स्विच का सिंबल था और स्विच यहाँ पर क्या है, स्विच यहाँ पर ऑन है इसलिए स्विच का सिंबल कुछ इस प्रकार होगा। अब बाकी को आप कनेक्ट करोगे ना तार से, तो बस तार से इसको कनेक्ट कर दो सारे को, हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम तैयार, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारा सेल है, ये लंबा वाला क्या था पॉजिटिव और छोटा वाला क्या था, मतलब छोटा वाला क्या था नेगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ से जुड़ गया। अब ये हमारा स्विच है, स्विच देखो यहाँ पर ये जो लाइन है वो इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो ऑन है, स्विच जो है वो ऑन है। अब जब स्विच ऑन होगा तो बल्ब क्या होगा, वो जल जाएगा। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या है, एक तार है, मेटेलिक वायर, ठीक है। यहाँ से बल्ब जल गया यानी कि ये इसका जो है बाल वो खड़ा हो गया। इसी प्रकार जब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये जो था ये ऊपर उठ जाएगा बस। अब जो बल्ब हमारा जल रहा था वो बल्ब नहीं जलेगा, तो हम लोग ऐसे 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 नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा सर्किट आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब मेरा आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ऐसा कोई सर्किट बनाओ जो कि 2 सेल का हो, यानी कि एक सेल तो यहाँ पर है ही, साथ में एक सेल इधर भी हो। तो फिर क्या होगा
ठीक है, उसको आप बनाने का खुद से कोशिश करो। अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा, एंड उस बना के उसका फ़ोटो खींच के कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। अब जब बल्ब जलता है, ठीक है, तो बल्ब का जो बल्ब के बीच में एक पतला सा वायर होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब फिलामेंट ही हमेशा जलता है जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और जब बल्ब को बोलते हैं फ्यूज़ हो गया, इसका मतलब जो फिलामेंट है वो टूट गया। कुछ इस प्रकार से देखो, ये हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये जो पतला ऐसा तार है ना, इसको बोला जाता है फिलामेंट। जब लाइन आ गया, मतलब जब इसमें करंट आ गया, तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जलेगा तो हर जगह रोशनी फैलाएगा। ये अगर टूट गया तो क्या होगा, यहाँ पर सर्किट नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट नहीं बनेगा, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिलामेंट था वो टूट गया, यानी कि वो फिलामेंट एक तरह से कनेक्टेड नहीं रहा, ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा, जिनका दिमाग तेज़ होगा, जो कि चाहेंगे कि जाके बल्ब को हम टच कर लें, है ना, और वो भी ग्लोइंग बल्ब को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब बल्ब जलता है ना, तो उससे बहुत सारा हीट भी निकलता है, ठीक है, और इस हीट के कारण आपका जो हाथ है वो बहुत गंदी तरीके से जल सकता है। इसलिए बल्ब को आप, चूँकि आप अभी बच्चे हो, इसलिए आप उसको मत टच करना। तो इसी बात पे अब हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो एक काम करो, आप नॉर्मली एक छोटा सा बल्ब ले लो, ठीक है, और बल्ब को कनेक्ट कर दो अपना सेल से, और वहाँ पर स्विच ऑन करो, तो बल्ब ग्लो करेगा 1 2 4 5 सेकेंड के बाद, ज़्यादा देर नहीं, बस 4 से 5 सेकेंड। उसके बाद आप बल्ब को ऑफ़ कर दो, ठीक है, इसका स्विच जो है वो ऑफ़ कर दो। फिर 5 सेकेंड के बाद आप उसको टच करो, यानी कि पहले जब बल्ब जल गया 5 सेकंड के बाद आपने बल्ब बंद किया, फिर जा कर के आप तुरंत उसको जाके टच करो, ठीक है, आपको लगेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। उसके बाद फिर आप क्या करो, अपना स्विच जो है ऑफ़ कर दो, फिर 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद जाके आप बल्ब को टच करो, फिर आपको लगेगा कि बल्ब जो है वो जो बल्ब है वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो वायर था जो बल्ब में, वो गर्म हो गया जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चूँकि पास हो रहा था, इसलिए उस थिन वायर से, उस पतले वायर से जो बल्ब में था, उससे वो हीट जनरेट हो रहा था। आप ठंडा महीना में बहुत सारा घर में कुछ इस प्रकार का हीटर देखने को मिलता है। अब हीटर में कोई कोयला तो डालता नहीं है ना, हीटर को क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक सर्किट से उसको ज्वाइन कर देते हैं, उसका तार, और उसको जला देते हैं, ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, और फिर वो क्या करता है, वो पूरे रूम में अपना हीटिंग एबिलिटी से पूरा रूम को गर्म कर देता है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है कि इस हीटर में एक कॉइल रहता है, ठीक है, एक कॉइल रहता है, और जो कॉइल है वो एक तार का कॉइल है, कुछ इस प्रकार से रहता है, और इसको बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एलिमेंट, ELEMENT। अब ये एलिमेंट जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, तो स्विच ऑन करने के बाद ये एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करना शुरू कर देता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू करता है तो यहाँ पर क्या होगा, हीट जनरेट होगा। जैसे ही हीट जनरेट होगा तो ये पूरा लाल हो जाता है, और इस प्रकार से हम लोगों ने पहले ही चैप्टर्स में पढ़े हैं कि हीट जो है वो हवा से भी फैलता है, रेडिएशन से भी जाता है, इसलिए वहाँ पर हीट जो है वो रेडिएशंस के थ्रू ये पूरे रूम में फैलना शुरू हो जाता है, और ठंडे दिनों में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अब अगर आप सोचो कि बहुत पतला तार हो, जिसका जो कि ज़रा सा हीट होने पे गल जाएगा, तो उस प्रकार से तो हीटर काम करेगा नहीं। इसलिए हीटर जो है वो ज़्यादा हीट तब देगा जब उसका मटेरियल, जो कॉइल का मटेरियल है वो बहुत अच्छा हो, कॉपर एल्युमिनियम टाइप का हो, उसका लेंथ, उसका जो थिकनेस, उसका कॉइल का मोटापा, और कितना लंबा वो लेंथ है, यानी कि जितना लंबा उसका लेंथ रहेगा वो उतना ज़्यादा हीट दे सकेगा, ठीक है। जितना मोटा वो रहेगा उतना इनफैक्ट कम देगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली वो जो है डिपेंड करता है उस मटेरियल पे कि किस चीज़ से वो बना। अगर प्लास्टिक का बना होगा, उससे अगर हीट जाएगा तो प्लास्टिक तो गल जाएगा।
उस मटेरियल को कि वो कितना लंबा है और उसका मोटाई कितना है, यानी कि वो उसका थिकनेस कितना है, ठीक है। अब जैसे देखो कि कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत कम गर्म होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो बल्ब था ये इतना गर्म हो गया कि ये जलना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा हीटर था ये इतना गर्म हो गया कि गुस्से से ये लाल हो गया, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कम गर्म होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है CFL और LEDs के बारे में। तो देखो जो हमारा पुराना वाला बल्ब था ना, उसमें जैसे ही हम लोग पुराना वाला यानी कि जो पीला पीला बल्ब शायद आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा, वो बल्ब में जब हम लोग सर्किट में ज्वाइन करते थे उसको, जब उसका लाइटिंग होता था तो काफ़ी ज़्यादा उससे हीट निकलता था। ये हीट निकलने का ये मतलब है कि वो एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इंसानों ने क्या किया, बेहतर बल्ब बनाना स्टार्ट किया जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसा ही एक एग्जांपल आया CFL का, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है। उसके बाद और हम लोगों ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद हम लोगों के पास एक और बल्ब आया जिसका नाम था लाइट इमिटिंग डायोड। इसके थ्रू जो हीट है वो कम निकलता है और ये एनर्जी को बहुत, यानी कि एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करता है, बहुत एफिशिएंटली यूज़ करता है। इंडिया में अगर हम लोगों को बल्ब खरीदना है तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि इस प्रकार का एक मार्क अगर मिल जाए तो हम लोगों को ऐसा ही मार्क देख के खरीदना चाहिए, ठीक है। अब ये मार्क को हम लोग बोलते हैं ISI मार्क। ISI मार्क यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हीटर में जो जो भी मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो इतना हीट होने के बाद भी ना गला ना ही वो टूटा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मटेरियल को अगर हम लोग कोई ऐसा मटेरियल होगा जो हीट के कारण जो कि वो गल जाए, यानी कि वो मेल्ट हो जाए या वो ब्रेक हो जाए। तो इसमें आप समझो कि ये जो हीटर था इसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया कि ये पूरा एकदम लाल हो गया गुस्से में, ठीक है, इनफैक्ट हीट के कारण। अगर हम लोग वहाँ पे स्टेनलेस स्टील रख दें जिससे कि नॉर्मली खा बर्तन बनता है, ठीक है, तो बर्तन अगर जिससे बनता है वो अगर हम लोग उसको रख देंगे तो वो तो पूरा एकदम जल के सड़ के ख़त्म हो जाएगा ना, इवापोरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ कुछ मटेरियल्स होता है, मेटल्स होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट होने पर वो गल जाता है, वो मेल्ट कर जाता है या फिर वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में। अब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको घुसा दिया जाता है, इसलिए घुसाता है क्योंकि अगर ज़्यादा हीट उस इलेक्ट्रिकल सर्किट से जा रहा हो तो वो फ्यूज़ क्या करेगा, वो टूट जाएगा, वो गल जाएगा। चूँकि अगर वो टूट जाएगा या गल जाएगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, फिर कुछ इस प्रकार हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो ये जो पूरा हमारा था सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हमारा बच जाएगा गलने से या जलने से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट आ गया था। बहुत बहुत बार आप लोगों ने ऐड में देखा होगा कि या फिर न्यूज़ में देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं या जो पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है घर का उसमें आग लग गया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो फ्यूज़ है वो अच्छी तरीके से अपना काम नहीं कर पाया। अब जो फ्यूज़ का मेन काम क्या था कि वो आग लगने नहीं देता है, क्योंकि ज़्यादा अगर हीट हो जाएगा तो हीट से क्या उत्पन्न हो जाएगा, बहुत सारा फायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्यूज़ है वो पहले ही अगर गल गया तो वो पूरा सिस्टम में जाने ही नहीं देगा उस फायर को, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप का फ्यूज़ यूज़ किया जाता है हमारे घरों में। आप देखोगे हर बोर्ड में बगल में एक फ्यूज़ लगा रहता है, ठीक है। वो फ्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो फ्यूज़ नहीं रहेगा तो पूरा हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितना चलता है वो सारे जल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा हीट अगर होगा तो हमारा टीवी ब्लास्ट कर जाएगा, हमारा बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा, है ना, इस प्रकार से फ्रिज ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फ्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे आजकल के दिनों में। फ्यूज़ के तौर पे ये यूज़ होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा स्विच होता है जैसे ही इसमें कुछ एक सेफ लिमिट मान लेते हैं कि 100 जूल, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर इसमें
हीट आएगा तो इसका जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब जैसे ही इसका स्विच बंद हो जाएगा तो ये पूरा सर्किट को क्या करेगा, ये बीच से ही खोल देगा। जैसे ही ये पूरा सर्किट को खोल देगा तो वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और चूँकि अगर उससे नहीं जाएगा तो पूरा हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो बच जाएंगे। उसी प्रकार से जब आपको लगे, इनफैक्ट जब उसका सेफ़ लिमिट ख़त्म कम हो जाएगा, यानी कि अब वो ठीक है, अब वो सेफ़ लिमिट में उसका हीटिंग हो रहा है, तो वो फिर से आप उसको ऑन कर सकते हैं या फिर वो खुद से ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स बहुत जगह मिलता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के दुकान में, तो आप इसमें ये वाला मार्का ISI मार्का आप देख करके ही लेना, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट इनफैक्ट हीटिंग इफेक्ट होता है, पर क्या इलेक्ट्रिकल करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है? चलिए हम लोग जानते हैं। आप लोग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने जानते ही हैं, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक मैच बॉक्स ले लो, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिकल तार जो है वायर उसको लपेट दो। लपेटने के बाद एक इलेक्ट्रिकल सेल से उसको कनेक्ट कर दो और वहाँ पर एक कंपास नीडल जो है उसको आप वहाँ पर रख दो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेल यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा स्विच है पहले ऑफ है, यहाँ पर हमारा बल्ब लगा हुआ है, और ये वाला जो है हमारा वो हमारा कंपास नीडल है, ठीक है। अब कंपास नीडल से क्या हम लोग को समझ में आएगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में वो मैग्नेट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक कंपास है उसको आप ऑन कर दो और वहाँ पर आप लेते आओ एक नीडल यानी कि एक सुई। अब आप देखोगे कि सुई जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो इनफैक्ट जो कंपास है वो मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो कंपास जो है वो मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे इस बात पे आ गए, तो होता ये है कि कंपास जो है उसमें टाइनी मैग्नेट है, ठीक है। जो कंपास का नीडल है उसमें एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाते रहता है। अब जब हम लोग उसके सामने एक मैग्नेट लाएंगे तो क्या होगा, जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट डालते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है, वहाँ पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। अब यही बात आज से बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, उन्होंने भी सोचा। तो वही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने ये नोटिस किया कि जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से पास होता है तो कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब वो एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी है, ठीक है। इसी बात को उन्होंने बहुत साल पहले बता दिया, आप लोग इसको आज जान रहे हो, ये उन्होंने हमसे 100-200 साल पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता है, पर क्या इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं? चलो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक्टिविटी आ गया, क्या करना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके एक मैग्नेट बनाना है। इसमें 75 सेंटीमीटर का एक लंबा ऐसा इंसुलेटेड वायर ले लो, यानी कि वो प्लास्टिक का हो सकता है या वो कपड़े का हो सकता है। लंबा ऐसा वायर ले लिया और उसमें एक यहाँ पर आयरन नेल लगा दो, यानी कि एक लोहे का जो कांटी होता है वो लगा दो, ठीक है। वो लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। अब इस कांटी को, इस आयरन नेल को रैप कर दो उस कपड़े के जो लंबे 75 सेंटीमीटर वाला आपका लंबा पीस था उसमें, उसको अच्छी तरीके से घुमा के अच्छी तरीके से उसको बंद कर दो, रैप कर दो, ठीक है। अब जो वायर था, ठीक है, जो वायर था यानी कि जो हमारा यहाँ पर कपड़ा था, तो कपड़ा का एक एंड देखो इस प्रकार से कुछ है, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं इसको बनाने का। ये जो कपड़ा का एक एंड है, मान लेते हैं ये एंड, इसको जो फ्री एंड है उसको एक सेल के टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। और स्विच से, जैसे कि 14.9 में बताया गया, यानी कि यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर देखो क्या किया गया कि एक हमारा नेल है, ये हमारा कांटी है, ठीक है। इसके ऊपर जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर कपड़ा लपेटा हुआ है, क्लोथ, ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग क्या किए हैं, इस सेल से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं
ऊपर वाले को हम लोग स्विच से कनेक्ट कर दिए हैं और स्विच से कनेक्ट करने के बाद ये स्विच हमारा ऑन है, ठीक है, ये स्विच हमारा ऑन है। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो बगल में जो हम लोगों ने सुई रखा था यहाँ पर, वो जाकर उसमें टच हो जाएगा, मतलब उसके जाकर के लग जाएगा और टच टच से जाकर के उसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग ऑफ करेंगे तो वो नीचे नीचे एक एक करके वो गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो नीडल्स है, जैसे हम लोग ये ऑफ कर दिए तो ये जो है एक एक करके गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा कि जब स्विच ऑन हो जाता है तो जो ये जो कॉइल था वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है जब स्विच ऑन हो जाता है तब, ठीक है। कौन सा कॉइल? तो ये जो हमारा क्लोथ वाला कॉइल था जो कि एक तरह से इंसुलेटर था, ठीक है। अब जब करंट इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाता है तो जैसे मैंने बताया कि वो जो कॉइल है वो अपना मैग्नेटिज्म जो उसमें था वो धीरे धीरे लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही कॉइल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और बहुत बड़ा बड़ा सामान भी उठा सकता है। याद है हम लोग चैप्टर 13 में डिस्कस किए थे पिछली बार, तो आपको बस बताना है कि एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि बड़े बड़े हेवी लोड्स उठाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम लोग इस चीज़ से हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब जंक में यानी कि जब गार्बेज में बहुत सारा मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है जो कि आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टीवीज़ में रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं और वहाँ से वो जो भी मैग्नेट है, जो भी मेटल्स होता है, वो क्या करता है, इनफैक्ट जो भी मैग्नेटिक मेटल्स होता है, मटेरियल्स होता है, वो जाकर के टच हो जाता है, उसमें जाकर के चिपक जाता है और फिर वो हम लोग उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके हम लोगों के आँखों में जो गलती से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनफैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आ गया है उसको निकालने का भी प्रयास करते हैं। बहुत सारे टॉयज़ में, खिलौने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक बेल्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में आपके घरों में तो यही होगा ही, है ना, कि यहाँ पर आपने स्विच डाला और आपके घर में टुन 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 बजना स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक बेल का कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पर एक छोटा सा जैसे हम लोग ड्रम में यूज़ करते हैं ना स्टिक, वैसा ही स्टिक है। जैसे ही यहाँ से ये स्टार्ट होता है ये डम 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 बजना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि एक हमारे पास कॉइल ऑफ वायर है जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और ये एक आयरन पीस के ऊपर घुमा के इसको वाउंड किया गया है, ठीक है, अच्छी तरीके से घुमा के इसको रख दिया गया है। अब ये कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम करेगा। समझ गए थे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। दूसरे एंड पे यहाँ पर एक आयरन स्ट्रिप है और यहाँ पर एक हथौड़ा टाइप का है, ठीक है। और ये एक उसके इसको बहुत करीब रखा गया है इसके पास, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है जिसको कि आप लोग कॉन्टैक्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आयरन स्ट्रिप जो है वो स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आता है, इस स्क्रू के कॉन्टैक्ट में आता है, तो करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है इस कॉइल के थ्रू यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है तो ये क्या करता है, आयरन स्ट्रिप को पुल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ही ये पुल करना स्टार्ट करता है तो ये डिम 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 इसमें बजना स्टार्ट हो जाता है और ये साउंड निकलता है। जैसे हम अगर कोई भी चीज़ आप पीटोगे तो वो क्या करेगा, साउंड निकालना स्टार्ट करेगा। तो उसी प्रकार ये साउंड निकालना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो पुल करता है मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप से, तो ये सर्किट जो पूरा बना हुआ था, है ना, ये जो पूरा सर्किट बना हुआ था, यहाँ से जैसे ही वो पुल कर जाता है तो ये पूरा सर्किट टूट जाता है। और जैसे ही पर सर्किट टूटेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो काम करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना बंद कर देगा तो ये जो है वो हिलना भी अपना बंद कर देगा, ठीक है। और इस प्रकार ये पूरा सर्किट जो है वो फिर से कंप्लीट हो जाता है। तो करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करके, ठीक है,
और यहाँ से यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, स्क्रू तक आया था। स्क्रू से जो है हिलना बंद स्टार्ट हुआ था, ये बजना स्टार्ट हुआ था कि छोड़ देगा तो ये बजना भी बंद कर देगा। अब ये जो प्रोसेस है पूरा हम लोगों ने जो आसानी से समझने का प्रयास किया, ये बार बार होता है। ख़ास करके जब आप यहाँ से स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट बहता है और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे काम करता है एंड द प्रोसेस रिपीट्स ऑन। ठीक है, तो ये था कुछ कुछ इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट्स के बारे में, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये सब के बारे में। तो आपको दो दो लाइन लिखना है। बैटरी क्या होता है, सर्किट डायग्राम बनाना भी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, फ्यूज़, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपको जानना है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।